हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर्स डायरी। आज हम एक नए एपिसोड को लेके आए हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी जो बच्चा है, अभी रिसेंटली उन्होंने 10th के एग्जाम दिए हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो इसी के ऊपर रहेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट 10th के बाद होते हैं और कैसे आपको अपने सब्जेक्ट को चूज करना है। तो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर सुकृत रेहन, जो कि हाय। डायरेक्टर हैं मैग्निफिकेशन ट्यूटोरियल से। वेलकम सर थैंक यू। टुडे। सर बस स्टार्ट हम कर रहे हैं आज का पॉडकास्ट, तो आप यही बताइए कि किन किन चीजों को ध्यान में रख के बच्चे जो हैं वो अपनी 11th की जो है वो सब्जेक्ट को चूज करें। 11th का सब्जेक्ट जब चूज करना है, सबसे जरूरी है आपका इंटरेस्ट क्या है वो देखना। यस यस। इंटरेस्ट आमतौर पे जो लोग करते हैं, जो बच्चे हम देखते हैं, क्या होता है कि पेरेंट ने कुछ कह दिया कि डॉक्टर की लाइफ तो बहुत अच्छी होती है, फॉर एग्जांपल, या इंजीनियर जो है वो तो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, बिल्कुल सही। या लॉयर्स बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। किसी भाई बहन ने कह दिया, किसी अंकल आंट ने कह दिया, किसी भी रिश्तेदार ने कह दिया, किसी भी फ्रेंड ने कह दिया, किसी भी दोस्त ने कह दिया, तो बच्चे आमतौर पे उनकी बातों में आ जाते हैं। बिल्कुल सही। और कहते हैं कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, जो भी बनना है वो चूज कर लेते हैं। मैं बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी इस पे ज्यादा मेहनत की जाए। मेहनत ऐसे की जाए कि आपको खुद इंजीनियर्स को मिलना चाहिए, खुद डॉक्टर्स को मिलना चाहिए, खुद लॉयर्स को मिलना चाहिए, फिर खुद सीएस को मिलना चाहिए। मतलब ये आप कह रहे हो कि पहले अपना इंटरेस्ट देखें, वो कि मुझे क्या चीज को करना है। इंटरेस्ट देखने से भी पहले, इंटरेस्ट आप तब तक नहीं देख पाओगे जब तक आप किसी चीज के बारे में जानते नहीं। जब तक आप एक्चुअल काम होता हुआ नहीं देखते, तब तक आप अपना इंटरेस्ट जज नहीं कर सकते। अच्छा। सो इंटरेस्ट जज करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज है, आपको देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। अपना एक स्वॉट एनालिसिस आपको करना है। स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे पहले आते हैं। अब मान लो मेरा मैथमेटिक्स अच्छा नहीं है, हाँ, मैथमेटिक्स इंप्रूव करने के लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ, बिल्कुल। ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं चीज़ों को विजुलाइज बहुत अच्छा करता हूँ, हाँ, तो और मैं जा रहा हूँ कॉमर्स की फील्ड में, तो वो गलत है। गलत है। अगर मैं चीज़ों को विजुलाइज बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मान लो मैंने कहा कि मैंने एक बॉल फेंकी, सामने वाले ने उसे हवा में कैच कर लिया आफ्टर 10 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स। अगर मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ उस चीज़ को, मुझे 100% फिजिक्स लाइफ में पढ़नी चाहिए। अगर मुझे चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि मुझे अट्रैक्ट करती हैं, इंट्री करती हैं कुछ चीज़ें जो मेरे आसपास सराउंडिंग्स में हो रही हैं, तो मुझे फिजिक्स पढ़नी चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे डे टू डे अफेयर्स में बहुत इंटरेस्ट आता है, कई बार अपनी फैमिली में बच्चे देखे होंगे जो न्यूज़ देखते रहते हैं सारा सारा यस दिन, यस। पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे बच्चों को लॉ की तरफ देखना चाहिए। सो बहुत सी चीज़ें हैं। फिर हमें ये भी देखना है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स पे आए, कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है इस समय। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो कहता है मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग में जाना है, बट हमें ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सारे काम खुद ही करने वाली ओवरलैप है। कर रही है, बिल्कुल सही। उसमें तो फिर जो भी इंसान है, इंसान का रोल तो बहुत ही कम होने वाला है। आपको ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स इंटरनेट में मिलते हैं जो जिससे आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सही। सो वो एक थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि कोडिंग जो है, और इसमें हॉराइजंस, नए हॉराइजंस खुल रहे हैं। चिप डिजाइनिंग में नए हॉराइजंस खुल रहे हैं। बिल्कुल पहले सही। 2D चिप्स बनती थी, अब 3D चिप्स अब बननी 3D शुरू हो चिप्स गई। बननी शुरू हो गई। सो चीजें हमें अपने अंदर भी देखनी है, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है, और एनवायरनमेंट में हमारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या हैं, हमें उस पर देखना अगर हम ये चीज बताएं कि आगे आने वाले कुछ सालों में किस चीज की डिमांड बढ़ने वाली है ताकि स्टूडेंट्स उस चीज को, उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि डिमांड कौन सी है, है। उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। तो इस चीज के ऊपर आप थोड़ी क्लैरिटी हमारे बच्चों को दीजिए। सो देखिए, इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड है जो जैसे जैसे आपकी लाइफ प्रोग्रेस करेगी, जैसे जैसे ह्यूमन रेस प्रोग्रेस करेगी, इंजीनियरिंग की डिमांड बढ़ती जाएगी। इंजीनियरिंग में बहुत सारे फील्ड्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल बिल्कुल। इंजीनियरिंग है, फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, बहुत तरह की इंजीनियरिंग है। अब बात आती है मेडिकल लाइन की। मेडिकल लाइन में भी जैसे
हम देख रहे हैं कि मेडिकल फैसिलिटीज इंप्रूव हो रही है इस कंट्री में। हम्म। मेडिकल प्रोफेशन की भी बहुत डिमांड बढ़ रही डिमांड है बढ़ रही वर्ल्ड है। ओवर। लोग अच्छी कोविड facilities के demand कर रहे कोविड के बाद तो वैसे ही कोविड ने डिमांड, हमें कोविड ने तो एक नई चीज सिखाई है हमें। कोविड ने हमें बहुत बड़ा झटका दिया बिल्कुल कि जी। हमें और मेडिकल प्रोफेशनल्स की जरूरत है। गवर्नमेंट भी बहुत इस चीज के लिए अब धीरे धीरे कर रही इस है। चीज को बढ़ावा दे रही है। हम्म। सो मेडिकल प्रोफेशन की भी बहुत बहुत डिमांड रहने वाली है। सिमिलरली और प्रोफेशन है जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। वो तो चलेगा ही चलेगा। जब तक बिजनेसेस हैं तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जब तक प्रोफेशनल्स हैं तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अच्छी लाइन है। सो बहुत सी चीजें हैं आने वाले समय में। इसमें एक चीज पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो डिस्टर्ब होने वाली हैं, जिनमें चेंज बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत से जो रेपिटेटिव जॉब्स हैं और मैनुअल जॉब्स हैं उनको रिप्लेस कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय। सो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। जैसे अभी क्या ट्रेंड है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत मेजोरिटी जो है वो टीसीएस और विप्रो में नौकरी करती है। बिल्कुल सर। टीसीएस विप्रो इंफोसिस में नौकरी करती है। आने वाले समय में इस तरह की नौकरियां घटने वाली हैं। आर्टिफिशियल एआई जो है वो रिप्लेस कर रही है। एट द सेम टाइम आने वाले समय में सिविल इंजीनियरिंग की डिमांड आने वाले 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले 10 से 15 साल सिविल इंजीनियर्स की डिमांड इस देश में बहुत बढ़ने वाली है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। इट विल बी थ्रू द सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बहुत फोकस है, इम्पेटस है इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी बहुत आगे बढ़ने वाली है, बिकॉज गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा बूस्ट कर रही है। तो इंजीनियरिंग के लिए हम कौन से सब्जेक्ट बच्चे प्रेफर करें? इंजीनियरिंग के लिए आपको जरूरी है मैथमेटिक्स पढ़ना, आपके लिए जरूरी है फिजिक्स पढ़ना, आपके लिए जरूरी है केमिस्ट्री पढ़ना। दैट मीन्स नॉन मेडिकल स्ट्रीम जो है वो इंजीनियरिंग अगर आपने जाना है इसमें तो आप जो है वो इसमें ले आपको सकते हैं। पढ़नी ही पड़ेगी। अब जैसे ये है कि जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपने बता दिया है जी। कि आपको नॉन मेडिकल पढ़ना है। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक्स तो काफी स्ट्रांग है, बट वो कॉमर्स फील्ड के अंदर चले जाते हैं। जाते हैं। जा सकते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो नॉन मेडिकल इस वजह से ऑप्ट नहीं करते कि हमारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है और कॉमर्स को ऑप्ट कर लेते हैं। तो ये क्लैरिटी थोड़ा सी बच्चों को बता दीजिए कि जो मैथमेटिक्स है वो कॉमर्स के अंदर उसको पढ़ना पड़ता है कि कॉमर्स के अंदर मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं होता। देखिए, कॉमर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो मैथमेटिक्स, हमें ये मानना पड़ेगा। कॉमर्स आप तब तक नहीं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते कॉमर्स में जब तक आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं। आपको सारी जिंदगी, अगर मान लो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन कॉमर्स लेके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता हूँ, मुझे सारी जिंदगी नंबर क्रंचिंग करनी पड़ेगी, मुझे सारी जिंदगी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, सारी जिंदगी। और जब तक मैथमेटिक्स नहीं होगा आप कर नहीं पाओगे, मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं बनता। सो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा तो आप कॉमर्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। मतलब कि अगर आपने कॉमर्स के लाइन में अगर आपने ग्रोथ करनी है तो आपको सीए एक सब्जेक्ट होता है ना, उसको मतलब कि आपको ऑप्ट कर सीए एक, हाँ, एक जैसे कहते हैं हम कि एक जैसे नॉन मेडिकल वालों के लिए आईआईटी का वो होता है कि उसमें करना है या सीए एक अच्छा प्रोफेशन है, आई वुड से। एक सर्टिफिकेशन है, सीए सर्टिफिकेशन है प्राइमरीली। और अब ये बताइए, जैसे अभी हमने मेडिकल नॉन मेडिकल और कॉमर्स की तो डिस्कशन कर ली, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं, जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं, उनमें से कौन कौन से प्रोफेशंस जो है हम निकाल सकते हैं? देखिए, ह्यूमैनिटीज में आपको, अगर आपको लॉयर बनना है या आपको लैंग्वेजेस की स्टडी करनी है या आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटी की स्टडी करनी है, ह्यूमैनिटीज आपको पब्लिक रिलेशंस में अगर आपको पब्लिक जाना है, रिलेशंस में जाना है, आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपको ह्यूमैनिटीज की तरफ देखना चाहिए। सिविल सर्विसेज में देयर इज अ डिस्क्लेमर, सिविल सर्विसेज में जाना हो, ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट मेरा मानना है कि जो इंजीनियर्स होते हैं, मैं यही नेक्स्ट क्वेश्चन करूँ, इंजीनियर्स ज्यादा सिविल इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। आई मीन सिविल सर्विसेज के लिए ज्यादा सूटेबल होते हैं। सिविल सर्विसेज जो है बेसिकली, अगेन मैं इंजीनियरिंग पे दोबारा आता हूँ, इंजीनियरिंग आपको क्या सिखाती है। अब आप मुझे कहो कि ऑल ऑफ अ सडन मैं प्रैक्टिसिंग इंजीनियर नहीं हूँ, आप मुझे कहो कि एक नई मशीन डिजाइन कर दो, अगर तो मैं मुझे, मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है
अपने कॉलेज में, तब तो मैं वो कर दूंगा, बट इसका बहुत कम चांस है। इंजीनियरिंग करने के बाद इंसान में एक बहुत बड़ा स्किल आ जाता है, इंसान चीज़ों को एनालाइज करता है बहुत डेप्थ में। और दूसरी बात, इंसान को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है, बच्चे को मेहनत करने की आदत पड़ जाती है। ये दो स्किल जो हैं, एक आपको आपका स्किल बन गया कि आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, बिल्कुल। दूसरा स्किल है कि आप मेहनत कर सकते हो। जब आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम यही बात कर रहे हैं, लोगों ने एक मिथ बना के रखा हुआ है कि अगर मुझे यूपीएससी करनी है तो मुझे ह्यूमैनिटीज ही लेनी पड़ेगी। ह्यूमैनिटीज के कुछ फायदे हैं, कुछ बहुत बड़े नुकसान। बट वही चीजें हैं कि जैसे मेरा यही क्वेश्चन है कि चलो हम कहते हैं कि बच्चे का निकल जाए यूपीएससी का एग्जाम, बट अगर वो पूरा फोकस यूपीएससी पे लेके चला और 99.99% हो जाए, अगर 0.1% ना हो, तो देन उसके लिए क्या फिर ह्यूमैनिटीज में ऑप्शंस रह सकते हैं? और देखिए, ह्यूमैनिटीज में आपको डिपेंड करता है अगेन। और अगर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन है कि अगर मैं पर्सनली आपको कहूँ कि क्या बच्चा जो है वो जरूरी है कि ह्यूमैनिटीज के बाद ही यूपीएससी दे सकता है, वो नॉन मेडिकल या साइंस के बाद भी दे सकता है? और जो दूसरी बात है, ये जो एग्जाम है यूपीएससी का, ये 12th के बाद होता है क्या, या ग्रेजुएशन के बाद होता है? ग्रेजुएशन के बाद होता है। फिर तो और इसका मतलब आप कोई भी स्ट्रीम ले सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम लेके आप कर सकते हैं, कुछ इसमें होती हैं लिमिटेशंस होती हैं। आपको कुछ लैंग्वेजेस आपने पढ़ी होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में अगर सर्व करना है तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, आपने 10th का एग्जाम पास किया होना चाहिए, आप पंजाबी में, तब आप पंजाब में सर्व कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में। बाकी सिविल सर्विसेज के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसे लॉन्ग टर्म गोल मान के चल सकते हैं। आप ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने बहुत से डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं जो सिविल सर्विसेज में सिविल गए हैं। सर्विसेज में। मैंने बहुत सारे इंजीनियर्स देखे हैं सिविल सर्विसेज में गए हैं, मेरे बहुत सारे बैचमेट सिविल सर्विसेज में हैं। आईआरएस और आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं। मतलब हर प्रोफेशन से आपको वहां पे लोग मिलेंगे। और एक जैसे आजकल एक और एग्जाम आ रहा है जिसे हम कहते हैं एनडीए। जी, एनडीए यूपीएससी कंडक्ट करता है। यूपीएससी कंडक्ट ही एनडीए करता एनए है, एग्जाम। एनए एग्जाम जो है। तो एनडीए के एग्जाम में करने के लिए बच्चे को कौन से सब्जेक्ट जो है वो लेने चाहिए? देखिए, एनडीए के लिए जो बेनिफिशियल रहता है, जो चीजों को थोड़ा आसान कर देता है, वो है नॉन मेडिकल। आपका मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप क्योंकि एनडीए में करके एग्जाम में, जाना है, अगर मैंने देखा है रिटन एग्जाम में, मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन होता है इसमें, ऑलमोस्ट हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ही होता है। एक्चुअली हाफ। तो अगर बच्चे ने फॉर एग्जांपल ह्यूमैनिटीज लेके मैथमेटिक्स लिया है सब्जेक्ट, जी, तो क्या देन वो एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं? दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। एनडीए में देखिए, फौज में जाना है ना, तो फौज में जाने के लिए ना दो तीन चीजें होती है। एक, आप नॉर्मल कोर्स से जा सकते हैं एनडीए एग्जाम देके, रिटन एग्जाम देके, और उसके बाद फिर एसएसबी होता है, बाकी जो भी होता है। इसके अलावा आप एज एज इंजीनियर भी आप जा सकते हैं, इन टेक्निकल एंट्री आप जा सकते हैं। सो अगर इफ यू आर एन इंजीनियर, तो आपको बहुत बड़ा फायदा है कि आप फौज में इजीली सर्व कर सकते हैं। इजीली नहीं, मतलब होता तो टफ है, बट मतलब कि एक ऑप्शन है कि आप जा सकते हैं। एक और आपको विंडो मिल जाती है। उसी तरह ही एक आर्मी के लिए एक मेडिकल कॉलेजेस भी होते हैं जिसे जी, हम जी, एएफएमसी कहते हैं। हाँ, अगर आप मेडिकल लाइन में हैं, तो मेडिकल में आपको दो ऑप्शंस मिलती हैं। एक तो आप डॉक्टर बन के जा सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं नर्स बन के, नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हैं, अगर मेडिकल फील्ड में जाना है। और अगर एनडीए का बच्चा एग्जाम क्रैक करता है तो उसे कौन सी पोस्ट वगैरह जैसे? देखिए, एनडीए का एग्जाम क्रैक करके उसमें इंटरव्यू भी होता है, हाँ, फिजिकल एसएसबीज टेस्ट भी वगैरह, होता है, बहुत कुछ होता है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, बहुत टफ बहुत प्रोसीजर टफ होता है। टफ प्रोसीजर है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है एनडीए खड़गवास में। ठीक है। एनडीए का एग्जाम जो है, जो एनडीए जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेशनल जो नेवल एकेडमी, वहां पे आपको एक बेसिक रैंक दी जाती है। पहले जेंटलमैन कैडेट कहा जाता है, उसके बाद आपको लेफ्टिनेंट का रैंक लेफ्टिनेंट मिलता का है। रैंक दिया जाता है। आजकल लेफ्टिनेंट का रैंक नहीं होता, आजकल सीधा कैप्टन बनाते सीधे कैप्टन बना देते हैं। हैं। मतलब मैंने ऐसा सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट ऐसा शायद होता है, सीधा कैप्टन भी बना सकते हैं। तो
एनडीए भी आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देता है आपको, जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया उस काम के लिए आपको और जिंदगी के लिए तैयार करता है। अभी एक लास्ट के अंदर हम बस अभी पॉडकास्ट को कंप्लीट करते हुए ये है कि जैसे भी आपने बताया कि हमारी 4 स्ट्रीम्स है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल जी है। हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल इस फील्ड के अंदर आप क्या-क्या कर सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली है। अब बच्चा कैसे मेहनत करे ताकि वो अपने एम को पा सके? इन्हीं वर्ड्स के साथ आज के हम पॉडकास्ट को जो है वो कंप्लीट करेंगे कि कैसे अपने गोल को फोकस रख के, कैसे मेहनत करके तो बच्चा जो है वो अपने गोल को पा सकता है। इसी के साथ ही सो एक ही चीज का ध्यान रखना है कि हमें जो भी हम कर रहे हैं हम बहुत बहुत सीरियसली करें, इन द सेंस कि जो भी हम कर रहे हैं पूरी डेडिकेशन के साथ करें। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आप रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आपको एक अच्छा गुरु मिलना जरूरी है, एक ऐसा इंसान जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में भी देखने जाओगे आपको पूरा समंदर मिलेगा, आपको उसमें से मोती चुनना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा गाइड चाहिए जो आपको सीधा मोती तक पहुंचा दे कि यहाँ सामने मोती है, जाओ बेटा उठा लो। दूसरी बात एक मैं और बोलना चाहूंगा, आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। इन द सेंस आपको अपनी नींद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपनी आदतों पे, खाने पीने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यू हैव टू बी फिट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और आपको बहुत बहुत मेहनत करनी है। मैं तो अक्सर ये बच्चों को बोलता हूँ कि आपको दिन में कम से कम 6 से 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी ही करनी है, अगर आपको ढंग की जगह पे जाना है, बिकॉज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि अगर आप नहीं करोगे तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। सो मेहनत करते रहिए और अपने मेंटोर पे भरोसा रखिए, एक अच्छा मेंटोर ढूंढिए और उस पर भरोसा करिए। थैंक यू सो मच। होप स्टूडेंट्स आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे पॉडकास्ट के लिए आप हमारे ऑफिशियल चैनल द टीचर्स डायरी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।